हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी बन गए हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की कंपनी का नाम क्या है? एक तो है टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, और एक स्पेस एजेंसी कंपनी है, इसका नाम क्या है? स्पेस एक्स। ये दो मेजर कंपनी है इलॉन मस्क की, और ये ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एक तो ब्लूमबर्ग जारी करती है बिलियनर्स लिस्ट, और एक जारी करती है फोर्ब्स जो कि सबसे फेमस है, फोर्ब्स का बिलियनर लिस्ट। और अगर आप फोर्ब्स की वेबसाइट पे भी अगर आप अभी जाते हैं तो फर्स्ट रैंक पे किसका नाम है? इलॉन मस्क का ही नाम है। ये अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस। ये ब्लूमबर्ग की जो वेबसाइट है उसका 10 जनवरी का कटआउट है। अभी अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो कितनी हो गई है? $209 बिलियन। वहीं पे जेफ बेजोस की टोटल नेटवर्थ कितनी हो गई है? $186 बिलियन। इनका जो नेटवर्थ जो है वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत जल्दी घट भी जाता है। ऐसे कैसे हो पाता है? इनकी जो शेयर जो वैल्यू होती है, इनकी कंपनी की जो शेयर वैल्यू होती है वो घटती बढ़ती रहती है, और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है। साथ ही साथ इनके पास उस कंपनी का कितना शेयर है उसके हिसाब से भी नेटवर्थ की वैल्यू लगाई जाती है कि इनके पास टोटल नेटवर्थ कितना है अभी। एलॉन मस्क जो है पहले नंबर पे है, जेफ बेजोस दूसरे नंबर पे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें जोंग सांसान के बारे में, तो ये 6th रैंक पे हैं, वर्ल्ड के सबसे छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ ये एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जोंग सांसान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बूटा सिंह, आपको बताओ कि ऑबिचुअरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में, और बूटा सिंह एक वेटरन पॉलिटिशियन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिशियन। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, साथ ही साथ ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सिंह बूटा सिंह पास्ड अवे, कहाँ पे? तो एम्स में। और ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ ये 8 बार के लोकसभा मेंबर भी रह चुके हैं। ये इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 450 किलोमीटर की कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया? 450 किलोमीटर की कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया वर्चुअली नरेंद्र मोदी ने। कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है ये कितने किलोमीटर का है? 450 किलोमीटर का है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और इस पर जो टोटल जो कॉस्टिंग आई है वो कितनी आई? 3000 करोड़ रुपए की इसकी टोटल कॉस्टिंग आई इसको कंस्ट्रक्ट करने में। और जो कंस्ट्रक्ट करने में जो ज़्यादा दिक्कतें क्यों आई? क्योंकि ये जो पाइपलाइन जहाँ से नीचे से जो बिछाया गया है वहाँ 450 किलोमीटर के बीच में वहाँ पे 100 से ज़्यादा ऐसे लोकेशन थे जहाँ पे वाटर बॉडीज थी, रिवर थे, कुछ लेक्स थे। उसके अंदर से पाइप बिछाया गया। बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई, इंजीनियरिंग चैलेंजेस आए, बट इसको भी पूरा कर लिया गया। और इसकी जो पर डे जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 12 मिलियन मीट्रिक क्यूबिक मीटर पर डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी कि भारत में नए ब्रिटिश के हाई कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए, इनका नाम है अलेक्जेंडर एलिस। और इनसे पहले कौन थे? सर फिलिप बार्टन। इंडिया में ब्रिटिश के हाई कमिश्नर थे सर फिलिप बार्टन अलेक्जेंडर एलिस से पहले। अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं अलेक्जेंडर एलिस। वहीं पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, गायत्री इशार कुमार, या फिर आपको ज़्यादातर लिखा होगा गायत्री कुमार, ये एक विमेन है और ये है इंडियन हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन। ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें, ऋषि सुनाक। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि ऋषि सुनाक जो है ये क्या है? ये इंग्लैंड में यूके में क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। यहीं पे मैंने बात कर ली यूके के बारे में, ब्रिटेन के बारे में। यूके और ब्रिटेन में डिफरेंस क्या है? यूके और ब्रिटेन में डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये 3 देश हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली ब्रिटेन बोलते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके के बारे में, तो यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं स्कॉटलैंड के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, वेल्स के बारे में और नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में। यहाँ पे आयरलैंड के बारे में नहीं, नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में। 4 देश को मिलाकर बनते हैं यूनाइटेड किंगडम, और अगर 3 देश ही हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसे हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस हिमा कोहली, और आपको पता होगा कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, जो कि 26 जनवरी को यानी कि रिपब्लिक डे में हमारे जो अतिथि थे वो थे। सो इनका जो प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 जो वायरस जो है वो म्यूटेट कर रहा है और अपना नया रूप ले रहा है। सो इसके चलते इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया इंडिया आने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस हिमा कोहली किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। सो जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। सो ये सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है यहाँ पे आप मैंने लगा दिया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं अरूप कुमार गोस्वामी। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं हिमा कोहली, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वहीं पे सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जेके माहेश्वरी को अपॉइंट किया गया, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में सुधांशु धूलिया को अपॉइंट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अंडर आवर नोज, इस बुक के ऑथर कौन है, इस बुक के लेखक कौन है। सो ये बुक लिखी गई है आर गिरिधरन के द्वारा। अब आर गिरिधरन कौन है, ये आरबीआई के जनरल मैनेजर हैं, जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है राइट अंडर आवर नोज। और वहीं पे अगर हम बात करें कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में, और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1935 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर बनाई जाने वाली है। तो देखिए ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट होगी, और ये इंडिया में बनाई जा रही है। किस स्टेट में, तो मध्य प्रदेश में। सो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये किस नदी पर बनाई जाने वाली है, तो नर्मदा नदी पर। और ये किस डैम के पास है, तो ओंकारेश्वर डैम पर बनेगा ये 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। सो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और इस पर जो टोटल जो कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी, 3000 करोड़ रुपए की टोटल कॉस्टिंग आएगी। और साथ ही साथ ये किसके कोलैबोरेशन के साथ बनाया जा रहा है, किसके साथ बनाया जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ। यानी कि इस प्रोजेक्ट में जो हेल्प करेगी वो कौन करेगी, वर्ल्ड बैंक। और ये पावर जनरेशन कब स्टार्ट कर देगा, ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, तो ये 2022-23 में ये पावर जनरेशन भी शुरू कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देगी ये प्रोजेक्ट। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम क्या है, डेविड मेलपास। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एशियाई देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। सो अगर हम बात करें एशियन कंट्री के बारे में, तो ये इस एशियन कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। सो कजाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो है डेथ पेनल्टी को जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, यानी कि वहाँ पे अब किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। और कजाकिस्तान के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो कजाकिस्तान जो है ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। और वहीं पे अगर बात करें कजाकिस्तान के बारे में, तो कजाकिस्तान से एक और फैक्ट निकल के आता है कि कजाकिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब लैंड लॉक्ड कहने का मतलब है कि ये चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ है। कोई भी वाटर या फिर कोई भी सी बॉडी जो है इससे नहीं लगती है। सी बॉडीज तो लगती है, बट वो भी पूरी तरह से घिरा हुआ है। कौन सी सी, कैस्पियन सी। यहाँ पे आपको मैं मैप में भी दिखाता हूँ। सो कजाकिस्तान की कैपिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया, नूर सुल्तान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कजाकिस्तान, ये मैंने मैप में मार्क करके भी रखा है, यहाँ पे आप रेड लाइन देख सकते हैं। और ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी देश है एरिया के हिसाब से, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। यहाँ पे आप कैस्पियन सी देख सकते हैं। लैंड लॉक्ड कहने का मतलब ये है कि कैस्पियन सी से कोई भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। ये कैस्पियन सी भी पूरी तरह से लॉक है। सो कजाकिस्तान ऑलरेडी लॉक हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने सफलतापूर्वक एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। इंडिया और किस देश ने, दोनों ने साथ में किया है। तो इंडिया और इजराइल ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 50 से 70 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल
and Missile Defense System was a joint venture of India's DRDO and the Israel Aerospace Industries. So DRDO के जो अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है ये कौन है? जी सतीश रेड्डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है आर कौशिक। ये क्रिकेट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं आर कौशिक। सो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और इस बुक में जो भारत के पिछले 12 टूर की कहानी इसमें बताई गई है। 12 टूर यानी कि टेस्ट टूर की कहानी इसमें बताई गई है। वहीं पे आर कौशिक के बारे में हम बात करें तो वीवीएस लक्ष्मण की जो ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी जो लिखी गई थी 281 एंड बियॉन्ड, ये आपको ध्यान में अगर होगा 281 एंड बियॉन्ड, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण की बायोग्राफी है, ये बुक वीवीएस लक्ष्मण और आर कौशिक के द्वारा लिखी गई थी। यानी कि ये बुक ऐसा नहीं कि बस वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा ही लिखी गई थी, इसमें मदद किसके द्वारा की गई थी? आर कौशिक के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्रिकेट से ही है कि पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी? फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल जो है ये कौन बनी? तो इनका नाम है क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक। और ये इन्होंने किसका रोल प्रेजेंट किया? तो ये इन्होंने इंडिया वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टेस्ट मैच था उसमें इन्होंने फोर्थ एम्पायर का रोल निभाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्लेयर पोलोसाक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का पहला लकड़ी का उपग्रह यानी कि लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये अभी बस घोषणा की गई है क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा और वर्ल्ड का ये पहला लकड़ी का उपग्रह होगा और ये किया जाएगा लॉन्च जापान के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया जाएगा, ये बस रिप्रेजेंटेशन इमेज है कि इस तरह से लकड़ी में सैटेलाइट लगा के किया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? ये सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वुड जो है यानी कि लकड़ी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक नहीं कर सकती है या फिर नहीं करती है। और ये सैटेलाइट स्पेस में जो डिब्रीज जो बनती है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कुछ सैटेलाइट हैं, कुछ सैटेलाइट के डिब्रीज हैं, यानी कि जो सैटेलाइट ख़राब हो गई है वो स्पेस में बस इस तरह से घूम रही है, तो ये डिब्रीज भी नहीं बनाएगी ये वुड सैटेलाइट। अब डिब्रीज जो है ये क्या करती है, जैसे कि कोई अदर सैटेलाइट है तो डिब्रीज भी जो घूमती रहती है स्पेस में, सो ये सैटेलाइट को डैमेज कर सकती है। सो यहाँ पे आप नासा का ये नासा के वेबसाइट से मैंने ये इमेज लगाया है कि डिब्रीज जो है ये कितनी है स्पेस में, और ये सैटेलाइट जो है काम करने के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, यानी कि डिब्रीज भी नहीं बनाएगी। तो इसका ये फ़ायदा होगा वुड सैटेलाइट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में किसे इलेक्ट किया गया है? सो इनका नाम है संजय कपूर। संजय कपूर अभी नए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। वहीं पे अगर हम बात करें भरत सिंह चौहान के बारे में तो भरत सिंह चौहान को सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल। वहीं पे इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इनसे पहले जो थी ये थी गीता मित्तल, और अब नए जो चीफ जस्टिस बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के, उनका नाम है पंकज मित्तल। वहीं पे अगर हम बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। और वहीं पे अगर लद्दाख के गवर्नर की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात करें तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 पहिया कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है बजाज ऑटो, और ये एक इंडियन कंपनी है और ये पहली कंपनी है यानी कि 2 व्हीलर कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस किया है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे दुनिया की पहली कौन सी 2 व्हीलर कंपनी बनी जिसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया, तो ये बनी है बजाज ऑटो। और बजाज ऑटो जो है ये 70 से ज़्यादा कंट्री में अपने बाइक को एक्सपोर्ट करती है, व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करेगा? तो ये भी बस घोषणा की गई है कि
किसके द्वारा, किस देश के द्वारा, तो यूएसए के द्वारा, कि हम 2026 तक मून पर भी रिएक्टर जो है स्टैब्लिश करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये क्यों किया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नासा एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी विल सीक प्रपोजल्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑन द मून एंड मार्स टू सपोर्ट इट्स लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन प्लान्स। जो बहुत दिनों के लिए अगर कोई मार्स पे या फिर कोई मून पे भेजा जाता है तो उन्हें जो दिक्कतों की जो सामना करनी पड़ती है, वो दिक्कतों की सामना ना करनी पड़े और ज़्यादा दिनों तक वो वहाँ पे मून पे या फिर मार्स पे एक्सप्लोरेशन कर पाएँ। सो इसके लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश फर्स्ट रैंक पे रहा। सो पहली बार न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड आज तक कभी भी आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पे नहीं गया था और इसने ये पहली बार कारनामा किया है। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जो मैच जो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड की जीत हुई और इसमें न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है केन विलियमसन, उन्होंने डबल सेंचुरी मारा और उसके साथ ही आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड जो है ये पहली बार फर्स्ट रैंक पर आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ब्रेल जो है जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, यानी कि उनके जानने के लिए 6 डॉट के माध्यम से कि वो शब्द क्या है उसके हिसाब से सिखाया जाता है। सो ये ब्रेल को क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसकी खोज जो है ब्रेल लुइस ने की थी। इसको इन्वेंट जो किया गया था ब्रेल लुइस के द्वारा किया गया था। सो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड ब्रेल डे जो है ये 2019 से मनाया जा रहा है और ये तीसरा वर्ल्ड ब्रेल डे है। सो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि व्हाट इज ब्रेल। ब्रेल इज ए tactile representation of alphabetical and numerical symbols using 6 dots to represent each letter and number। तो इसके हिसाब से जो लोग देख नहीं सकते हैं, दिव्यांग हैं, उनको पता चलेगा कि ये आखिर जो शब्द है कुछ लिखा हुआ है ये क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। तो अभी रिसेंटली यूएसए के द्वारा मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट जो है ये पास किया गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा पहले ही पास कर दिया गया था और अभी रिसेंटली 1 जनवरी को सीनेट के द्वारा भी पास कर दिया गया इसे। सो ये आप ध्यान रखिए। इसके तहत यूएसए में 50% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी पाकिस्तान के वेमेन और गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए। ये एक मेरिट बेस्ड प्रोग्राम होगा। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि जिनके पास जो क्वालिटी है अगर वो बहुत ही ज़्यादा तेज है पढ़ने में तो इन्हें वो वेमेन जो है इस स्कॉलरशिप एक्ट का फ़ायदा ले सकती हैं। सो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो एक्ट जो है 2020 से 2022 तक ये चलेगा। इसके अंडर जो है कोई भी बेनिफिट ले सकता है। ये एक मेरिट बेस्ड प्रोग्राम होगा। साथ ही अगर हम बात करें मलाला यूसुफजई के बारे में तो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी इन दोनों को जॉइंटली 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि नोबेल प्राइज़ जो है ये किस कंट्री में दी जाती है। स्वीडन में दी जाती है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज़। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में, सो नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये किस कंट्री में दी जाती है, नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज़ और बाकी बचे नोबेल प्राइज़ जो है ये स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दी जाती है। नोबेल प्राइज़ जो है मैक्सिमम कितने लोगों को दी जा सकती है, यानी कि ज्वाइंटली कितने लोगों को दी जा सकती है, मैक्सिमम 3 लोगों को। यानी कि अगर एक नोबेल पीस प्राइज़ या फिर कोई भी नोबेल में फिजिक्स प्राइज़ हो, केमिस्ट्री में प्राइज़ हो, मेडिसिनल प्राइज़ हो तो वो मैक्सिमम 3 लोग तक ही दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि कोई 4 लोग रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च में सक्सेसफुल हुए तो उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रॉपी की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, एनुअल लिस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा डोनर कौन है, यानी कि दान करने वाला सबसे बड़ा कौन है। क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रॉपी के एनुअल लिस्ट के अनुसार सो इनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी के फाउंडर हैं और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रॉपीज एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप डोनेशन, ए $10 बिलियन गिफ्ट दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज के लिए जो है
इन्होंने डोनेशन दिया है $10 बिलियन का, और ये उसी के साथ जो है दुनिया के सबसे बड़े डोनर बन गए हैं क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपीज के एनुअल लिस्ट के अनुसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 67वें यानी कि 67th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं। सो भारत के 67th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गए, इनका नाम है लियोन मेंडोका। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो पहले जो ग्रैंड मास्टर बने थे, चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने थे, इनका नाम क्या है, विश्वनाथन आनंद। इन्हें कौन नहीं जानता। वहीं पे अगर हम बात करें पिछले के बारे में कि 64th कौन बने थे, तो 64th बने थे पृथु गुप्ता। रौनक साधवानी बने थे 65th चेस ग्रैंड मास्टर। जी आकाश बने थे 66th, और लियोन मेंडोका जो है ये 67th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। सो इन सारे फैक्ट्स का ध्यान रखिएगा, इससे पीछे का नहीं पूछा जाएगा। तो यह है लियोन मेंडोका। तो चलिए अब 2-3 न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है कि इंडिया का पहला जो कोविड-19 वैक्सीन है और इसे DCGI ने अप्रूव्ड कर दिया है। अब DCGI का मतलब क्या हुआ, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो इसने 2 कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। इस कंपनी का नाम क्या है, भारत बायोटेक की एक जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। इसको जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया गया है। और वहीं पे एक जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविशील्ड। इस दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए DCGI ने यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड कर दिया है फर्स्ट फेज़ के लिए। और ये फर्स्ट फेज़ जो है ये कब से स्टार्ट होगा, यानी कि इंडिया में लोगों को वैक्सीन लगना कब से स्टार्ट होगा, ये लगना स्टार्ट होगा 16 जनवरी से। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 जनवरी को। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए जो है आपको बताओ कि कोविन ऐप डाउनलोड करना है। कोविन ऐप जो है अभी तक आई नहीं है। सो कोविन ऐप का जो डुप्लीकेट जो है ये मार्केट में आ गया है, बट उसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड नहीं करना है। कोविन ऐप का वेबसाइट भी है, एक ऐप भी है कोविन ऐप का कोविन नाम से। तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं लोग वहाँ पे, और रजिस्टर्ड करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि आपको जो वैक्सीन दी गई है वहाँ पे कितने लोगों को वैक्सीन दी गई, कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका की है वैक्सीन है और इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है, उसकी जो इफिकेसी जो बताई गई है वो बताई गई है 70.42%, यानी कि ये इफिशियंट है ये वैक्सीन कोविशील्ड। बट भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसकी इफिकेसी डाटा जो है ये अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है, पब्लिश नहीं की गई है। सो कोविन ऐप के जरिए ये पता चलेगा लोगों को कि उनको अगला वैक्सीन जो है ये 2 डोज दी जाएगी वैक्सीन की हर एक लोगों को। सो अगला डोज जो है वो कहाँ पे मिलेगा, कब मिलेगा, इस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म्स। सो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है इसके अंतर्गत जो है 4 जो सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स जो किए जाने थे उसमें से 3 को कंप्लीट कर दिया गया है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा। साथ ही साथ इसके लिए जो है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो है एडिशनल कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा कि वो इसको सुचारू रूप से जारी रख पाएँ। आंध्र प्रदेश को दिया जाएगा 344 करोड़ इसके लिए सेंटर के द्वारा, और मध्य प्रदेश को दिया जाएगा इसके लिए 660 करोड़ रुपए का पैकेज। सो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। सो लास्ट न्यूज़ है हमारा, सेंटर अप्रूव्स साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया जापान ऑन पार्टनरशिप इन स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। सो इंडिया और जापान के द्वारा जो है जो एक मेमोरेंडम जो लाया गया था स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, इस पर जो है कैबिनेट ने साइन कर दिया है, अप्रूव कर दिया है इसको। अब इसके जरिए क्या होगा कि जो भी इंडिया में स्किल्ड वर्कर हैं वो अगर जापान में अगर जॉब करना चाहते हैं, अगर उनके पास स्किल है, उनके पास क्षमता है, उनके पास बुद्धि है, तो वो वहाँ पे जाकर काम कर सकते हैं। उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, बट उन्हें स्किल्ड होना चाहिए, यानी कि उन्हें जिस भी फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारे फील्ड में उन्हें नौकरी दी जाएगी। सो अगर वो काम करना चाहते हैं, अगर वो स्किल्ड हैं, तो वहाँ उनको जापान में नौकरी मिल सकेगी। इंडियन लोग वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।